हेलो एवरीवन, दिस इज माइक सर हियर और आज हम लोग ग्रेविटी प्लेटफॉर्म पे आप लोग के नेक्स्ट टॉपिक के साथ में प्रेजेंट हुए हैं और वो टॉपिक है आपका नेशनलिज्म इन इंडिया। नेशनलिज्म इन इंडिया वो कॉन्सेप्ट जो आपके सिलेबस के अंदर हिस्ट्री का पहला चैप्टर कहीं ना कहीं आपके टर्म टू के एग्जाम के अंदर आने वाला है और उस एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट और सबसे ज़्यादा क्वेश्चन कहीं ना कहीं पूछे जाते हैं। तो नेशनलिज्म इन इंडिया के पोर्शन से पूछे जाते हैं, ठीक है। तो नेशनलिज्म इन इंडिया को समझने से पहले भारत के अंदर जो नेशनलिज्म या राष्ट्रवाद का उदय हुआ है उस उदय को समझने के लिए हमको ये तो समझना जरूरी है ना कि नेशनलिज्म किसको कहते हैं। नेशनलिज्म ये बच्चों के छोटे से छोटे जो प्यार दिख रहा है इसी को नेशनलिज्म कहते हैं, है ना। तो एक्चुअली में नेशनलिज्म वो चीज को बोलते हैं, किसको बोलते हैं कि द फीलिंग ऑफ वननेस अमंग द सोसाइटी। एक सोसाइटी के अंदर जो वननेस की फीलिंग है, एकता की फीलिंग है, एक होने की फीलिंग है। तमाम पॉलिटिकल टेरिटरीज है पूरी दुनिया के अंदर, हमारी भी एक कोई पॉलिटिकल टेरिटरी है, हम भी किसी एक टेरिटरी के अंदर रह रहे हैं। तो हमारी जो ज्योग्राफिकल बाउंड्री है उस बाउंड्री के अंदर तमाम तरीके के सेक्ट हैं, ट्राइब हैं, तमाम कल्चर के लोग हैं, तमाम रिलीजन के लोग हैं, तमाम धर्मों के और समुदाय के लोग अलग अलग कल्चर को अपने यहाँ पे डिवाइड करके आपस में शेयर करते हैं, ठीक है। कोई कुछ मानता है, कोई कुछ मानता है, लेकिन हम सबका टारगेट और एम क्या है? हम सबका टारगेट एम ये है कि ग्रोथ ऑफ इंडिया, इंडिया की ग्रोथ हमको देखनी है। हमको ये देखनी है कि इंडिया की जीडीपी, इंडिया की नेशनल इनकम, इंडिया की इनकम और जीडीपी और दुनिया में इंडिया का स्थान क्या है, इंडिया ग्रो कैसे कर रहा है, हमको एक्चुअल में ये चीजें देखनी है, ठीक है। तो ग्रोथ ऑफ नेशनलिज्म के लिए हम लोग को क्या करना है, एक नेशनलिज्म का आइडिया अपने अंदर डेवलप करना है। और नेशनलिज्म क्या कहलाता है? नेशनलिज्म इज द फीलिंग ऑफ वननेस अमंग द पीपल लिविंग इन अ टेरिटरी, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, ठीक है। ये नेशनलिज्म का आइडिया डेवलप कैसे हुआ और नेशनलिज्म ने भारत के लिए किस तरीके से काम किया कि इंडिया को इंडिपेंडेंस उसके बाद में मिली, उस आइडिया की अगर हम लोग बात करें तो वो आइडिया कैसे जनरेट हुआ। हम सबको याद है 1914 के अंदर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हो गया था, ठीक है। 1940 के अंदर क्या हुआ था? फर्स्ट वर्ल्ड वॉर यहाँ पे स्टार्ट हो चुका था। हम लोग इस फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की बात कर रहे हैं। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर कैसे इंपैक्ट डालता है इंडिया के ऊपर? आपको याद है इंडिया के अंदर इंग्लैंड रूल कर रहा था और इंग्लैंड डायरेक्टली पार्टिसिपेंट था वर्ल्ड वॉर का। तो इंग्लैंड ने इंडियन रिसोर्सेज को वर्ल्ड वॉर के अंदर यूज किया, इंडियन सोल्जर्स को वर्ल्ड वॉर के अंदर यूज किया और इनका लगातार एक्सप्लॉयटेशन किया है, ठीक है। तो इसी एक्सप्लॉयटेशन को हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे कि किस तरीके से वर्ल्ड वॉर ने इनकी हेल्प करी थी। हम लोग कैसे समझ लें कि वर्ल्ड वॉर ने इंडिया के अंदर नेशनलिज्म के आइडिया को ग्रोथ करने में हेल्प करी थी, ठीक है। तो ब्रिटिशर्स ने भारत के अंदर क्या करा कि जब वर्ल्ड वॉर शुरू हो गया तो वर्ल्ड वॉर के अंदर भारत के ऊपर एक बर्डन क्रिएट कर दिया एक्सपेंडिचर का, जबरदस्ती का इंपोजिशन कर दिया और यहां से एक्सपेंडिचर भारत का स्टार्ट हो गया। भारत से वो लोग कस्टम ड्यूटीज को बढ़ा दिया करते थे, भारत में जो इनकम लोग जनरेट किया करते थे उन इनकम के ऊपर ज्यादा टैक्सेस बढ़ा दिया करते थे। कुछ इसेंशियल गुड्स के अगर वॉर होता है कहीं जगह पे तो आपको पता है कि वहां की इकोनॉमी कितनी ज्यादा गड़बड़ा जाती है, खराब हो जाती है। अभी रिसेंटली हम लोग रशिया यूक्रेन वॉर को देख रहे हैं तो यूक्रेन के अंदर तमाम चीजें महंगी हो गई होंगी, डिमांड बढ़ गई होगी, कोई ऐसा कभी ऐसी फेमिन आ जाती है, डिमांड बढ़ जाती है तो महंगी हो जाती हैं चीजें, ठीक है। जैसे हम लोग कोविड के समय में भी देखते चले आ रहे हैं। तो वॉर के समय यही हुआ, इंडियन के ऊपर ये लोग क्या करते थे, लगातार उनके ऊपर एक्सपेंडिचर को बढ़ाते चले जा रहे थे, उनके ऊपर एक प्रेशर बढ़ाते चले जा रहे थे। भारत के अंदर अगर क्रॉप फेलियर भी हो रहा है, अगर कोई टैक्स नहीं दे पा रहा है तो उनका एक्सप्लॉयटेशन किया जाता था, ठीक है। इस सब एक्सप्लॉयटेशन में भारतीयों के अंदर एक गुस्सा भर दिया, एक एंगर भर दिया और वो एंगर क्या हुआ, उस एंगर ने जन्म लिया भारत के अंदर नेशनलिज्म का। आइडिया ऑफ नेशनलिज्म कहीं ना कहीं यहां से डेवलप हुआ, ठीक है। गांधी जी का सत्याग्रह, गांधी जी जो हमेशा अहिंसा के रास्ते पे चलते रहे और लोगों को अहिंसा दिखाना इन्होंने शुरू किया। ये जब भारत वापस आए थे, इंडिया के अंदर वापस आए थे तो इन्होंने क्या करा था, एक बहुत पावरफुल टूल यूज किया जिसको हम लोग सत्याग्रह बोलते हैं। सत्याग्रह गांधी जी का वो टूल था जो तमाम गांधीयन मूवमेंट्स के अंदर या गांधीयन इरा के अंदर 1917 से लेकर टिल द पार्टीशन ऑफ इंडिया, जब तक भारत का बंटवारा नहीं हो गया या इंडिया को इंडिपेंडेंस नहीं मिल गया, तब तक हम लोग ने देखा है गांधीयन एरा के अंदर हम लोग ने देखा कि कैसे लोगों ने इनको फॉलो किया और नेशनलिज्म का आइडिया किस तरीके से यहाँ डेवलप हुआ। तो गांधी का सत्याग्रह बहुत पावरफुल टूल था, ठीक है। आइडिया ऑफ सत्याग्रह एक्चुअल में था क्या जिसने इतनी हेल्प की थी, ठीक है। आइडिया ऑफ सत्याग्रह एक्चुअली में यह था कि ट्रुथ जो है, सच जो है, उस ट्रुथ को फोर्सफुली पकड़ के रखो। ट्रुथ आपसे छूटना नहीं चाहिए, सत्य ही सत्य वचन है और सत्य कभी भी आपसे छूटना नहीं चाहिए। इन्होंने नॉन वायलेंट को अपना टूल बनाया है। नॉन वायलेंट एक ऐसा टूल है कि जो आपके पास में अगर आ गया तो आप किसी भी पावर से टकरा जाओगे, किसी भी पावर से लड़ जाओगे,
ठीक है। इन्होंने बोला अपने अपोनेंट को फोर्स करो थोड़ा सा ट्रुथ समझाने के लिए, उसको सच बताने के लिए। अगर वो ना समझे तब भी अपनी को चेंज ना करो, उसको चेंज करने की कोशिश करो कि वो सच को समझे। और अगर आप सच पे हो, अगर आप सच के ऊपर खड़े हुए हो तो ईश्वर भी आपका साथ देगा, ऊपर वाला भी आपका साथ देगा। आप इनजस्टिस के अगेंस्ट में लेकिन लगातार लड़ाई करते रहना। लड़ाई करने का मतलब ये नहीं है कि आप वॉर लेके, तलवारें लेके, बंदूकें लेके सामने खड़े हो जाओ, बस पीसफुली फाइट करना है, ठीक है। उस पीसफुल फाइट से आपको बहुत बड़े बड़े मूवमेंट में सक्सेस मिलना शुरू हो जाएगा। उसके कुछ इन्होंने और टूल्स यूज करे, जैसे हंगर स्ट्राइक करते थे, पीसफुल डिमॉन्स्ट्रेशन, स्ट्राइक, हड़ताल और तमाम तरीके के ऐसे मेथड को यूज करते थे जो सत्याग्रह के पावरफुल टूल थे, ठीक है। तो सत्याग्रह के पावरफुल टूल को हम लोग ने यहां देखा, ठीक है। गांधी जी के 3 पहले ऐसे सत्याग्रह मूवमेंट जो ऑर्गेनाइज्ड हुए और सक्सेसफुली ऑर्गेनाइज्ड हुए। 1917 के अंदर हमने देखा चंपारण मूवमेंट, 1917 में चंपारण मूवमेंट। क्या था चंपारण मूवमेंट? चंपारण मूवमेंट में गांधी जी को इनवाइट किया गया था कि वहां पे इंडिगो कल्टीवेशन होता था। इंडिगो किस लिए यूज होता है? कपड़े को कलर वलर करने के लिए इंडिगो को यूज किया जाता है। तो वहां फार्मर्स को जो था क्रॉप यूज करने के बदले में क्या बोला जा रहा था? आप क्रॉप को ना प्रोड्यूस करो, आप इंडिगो प्रोड्यूस करो। अब जब इंडिगो बार बार एक ही फील्ड पे प्रोड्यूस होती रहेगी तो उसकी वजह से वहां पे क्या होता था, वहां की क्रॉप जो थी, वहां की जो क्रॉप फील्ड हुआ करती थी वो इनफर्टाइल हो जाया करती थी, बंजर हो जाया करती थी। इससे किसानों को नुकसान होता था, कंपलसरी कर दिया। तो गांधी जी इसको एक्सप्लॉयटेशन माना ब्रिटिशर्स का, और ब्रिटिशर्स के एक्सप्लॉयटेशन को लेते हुए ये इसके अगेंस्ट में गए और चंपारण मूवमेंट को यहाँ से जीत के आए। चंपारण में मूवमेंट किया बड़ा सा और ब्रिटिशर्स को घुटने टेकने पे मजबूर कर दिया, फार्मर्स को यहाँ पे राइट दिलाए। खेड़ा मूवमेंट, खेड़ा मूवमेंट जो कि हुआ 1918 के अंदर। खेड़ा मूवमेंट में भी क्या था, क्रॉप फेलियर हो चुका था, वहां पे प्लेग आई हुई थी, तो लोग क्या कर रहे थे, टैक्स नहीं दे पा रहे थे। फार्मर की कंडीशन बहुत ज्यादा मिजरेबल थी और वो नहीं दे पा रहे थे। तो ब्रिटिशर्स क्या कर रहे थे, उसके बदले में अगर वो नहीं देंगे तो उनकी या तो जमीन छीन लिया करते थे, या उनके घर मकान छीन लिया करते थे, या उनकी प्रॉपर्टी जब्त कर लिया करते थे। इस तरीके के काम किया करते थे और उनके ऊपर टैक्स के साथ साथ में फाइन भी लगा दिया करते थे कि अगर अभी तक टैक्स नहीं दोगे इतने इतने समय में तो हम आपके ऊपर फाइन भी लगा देंगे। तो ऐसी तमाम चीजें ब्रिटिशर्स इनके साथ में किया करते थे, जिसकी वजह से इनका एक्सप्लॉयटेशन हो रहा था। गांधी जी को इनवाइट किया गया, गांधी जी खेड़ा पहुंचे। खेड़ा में गांधी जी की लीडरशिप के अंदर में रिडक्शन हुआ लैंड रेवेन्यू के अंदर, टैक्स को कम भी किया गया और साथ ही साथ में जो प्रॉपर्टी वगैरह ओन कर ली थी, छीन ली थी किसानों से, उन प्रॉपर्टी को भी वापस कर दिया गया। तो ये भी मूवमेंट गांधी जी का सक्सेसफुल मूवमेंट था। अहमदाबाद के अंदर मिल वर्कर्स की स्ट्राइक, अहमदाबाद में मिल वर्कर्स की स्ट्राइक क्यों हो गई? क्योंकि उनको लो वेजेस दी जा रही थी, पुअर वर्किंग कंडीशन के अंदर उनको फोर्सफुली इन्वॉल्व होने के लिए कहा जा रहा था। वर्कर्स यहाँ पे काम करें, काम करें, काम करें। उनके वेजेस उनकी मेहनत के हिसाब से नहीं मिल रहे थे, उनको किसी भी तरीके का कोई भी ऐसा पैसा नहीं मिलता था जिससे वो सर्वाइव कर पाए। बहुत लो दे दिया जाता था। अगर वो एक्स्ट्रा काम कर रहे हैं तो एक्स्ट्रा काम करने के लिए उन्हें एक्स्ट्रा पे नहीं किया जाता था। इस प्रॉब्लम को देखते हुए गांधी कहां पहुंचे? गांधी जी पहुंचे मिल वर्कर्स के पास में अहमदाबाद के अंदर और यहां पे उन्होंने स्ट्राइक कर दी। ठीक है, स्ट्राइक कर दी और स्ट्राइक करके लगातार बैठे रहे किसानों के साथ में, तब जाके ये मूवमेंट सक्सेसफुल हो गया। ये गांधी जी के तीनों मूवमेंट कैसे थे? गांधी जी के सत्याग्रह वाले मूवमेंट थे ये सारे के सारे, जिसकी हम लोग यहाँ पे अभी हम लोग ने छोटी सी बात करी। ठीक है, रॉलेट एक्ट यहां पे आ गया था 1919 के अंदर। रॉलेट एक्ट थोड़ा सा एक तरफ हम लोग स्विच हो रहे हैं एक नए एक्ट की तरफ, वो गांधी निरा से थोड़ा सा अलग, क्योंकि गांधी का रोल इसमें भी है, हम लोग इसमें भी बात करेंगे। तो रॉलेट एक्ट जब भारत के अंदर आया, अंग्रेजों ने 1919 के अंदर भारत के अंदर एक रॉलेट एक्ट लागू कर दिया। रॉलेट एक्ट का मतलब था किसी को भी अरेस्ट किया जा सकता है कभी भी विदाउट एनी ट्रायल, ठीक है, और उसको लगभग 2 साल के लिए जेल में रखा जाएगा। ठीक है, उसको 2 साल के लिए जेल में रखा जाएगा, ट्रायल भी नहीं होगा। इसको बोला गया नो वकील, नो अपील एंड नो दलील। बोले पहले तो आपको कभी भी उठा लिया जाएगा, आप कहीं पे भी हो, आपको उठा के जेल में डाल दिया जाएगा, पूछा बताया भी नहीं जाएगा कि आपको क्यों जेल में डाला जा रहा है।
दूसरी चीज, जब आपको जेल में डाला जाएगा तो आपके पास में एक राइट होता है ना कि आप अपना वकील कर सको, तो वकील करने का भी आपके पास में राइट नहीं होगा। दूसरी चीज, अपील कर सको, अपील अदालत में करते थे लोग कुछ इस तरीके, तो अपील भी नहीं कर सकते, और ना ही किसी भी तरीके की कोई दलील आप दे सकते हो, ना ही ब्रिटिशर्स आपको कोई एक्सप्लेनेशन देंगे कि हमने आपको क्यों अरेस्ट किया था। तो ये पूरी तरीके से एक्सप्लॉयटेटिव लॉ था भारतीयों के अगेंस्ट में, ठीक है। इसके अगेंस्ट में क्या हुआ, भारत के अंदर रॉलेट सत्याग्रह शुरू किया गया। रॉलेट एक्ट के अगेंस्ट में रॉलेट सत्याग्रह शुरू किया गया, ठीक है। इसको ब्लैक लॉ भी बोला गया क्योंकि ये ह्यूमन राइट्स के अगेंस्ट में था, ठीक है। इसमें भी गांधी जी ने बहुत बड़ा रोल प्ले किया था, ठीक है। रोल कैसे प्ले किया था उसकी भी बात अभी हम लोग करते हैं। अभी आपसे क्वेश्चन ऐसे पूछा जाएगा, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन दी रॉलेट एक्ट। रॉलेट एक्ट के ऊपर शॉर्ट नोट लिखिए, ठीक है। शॉर्ट नोट के ऊपर रॉलेट जो है सत्याग्रह के बारे में भी पूछ सकता है आपसे, ठीक। तो हम लोग रॉलेट एक्ट तो पढ़ लिया, रॉलेट सत्याग्रह की अगर थोड़ी सी बात करें, मैंने बताया ना वायलेंट नॉन वायलेंट मूवमेंट एक शुरू हो गया था, गांधी जी ने इसी मूवमेंट को शुरू किया था रॉलेट एक्ट के अगेंस्ट में। एक हड़ताल ऑर्गेनाइज की गई कई जगहों पे, जो कि 6 अप्रैल 1919 को हड़ताल हुई। कई जगह रैली वगैरह हुई, रैलियां हुई, कहीं पे ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन सिस्टम को सब रोक दिया गया, हड़ताल कर दी गई, शॉप क्लोज कर दी गई, ठीक है। तो तमाम तरीकों के वर्कर्स ने भी स्ट्राइक करी इस एक्ट के अगेंस्ट में, ठीक है। तो क्या हुआ, ये प्रोटेस्ट, इस प्रोटेस्ट ने ही एक जन्म दे दिया था जलियांवाला बाग मैसेकर को, ठीक है। जलियांवाला बाग मैसेकर किसकी वजह से हुआ, रॉलेट सत्याग्रह की वजह से। मैंने बोला 6 अप्रैल 1919 को मीटिंग हुई और मीटिंग के बाद में एक हड़ताल और स्ट्राइक होना यहाँ पे शुरू हो गई, ठीक है। किसकी वजह से हुआ ये कि 13 अप्रैल 1919 के अंदर कुछ लोग जलियांवाला बाग के अंदर, अरे जो भी उनके लीडर अरेस्ट हुए थे उसके अगेंस्ट में प्रोटेस्ट करने खड़े हुए थे। सॉरी, हाँ जी। तो हम लोग बात क्या कर रहे थे, हम लोग कर रहे थे जलियांवाला बाग मैसेकर। जलियांवाला बाग मैसेकर हुआ क्यों, हमने बोला कि 6 अप्रैल 1919 को एक हड़ताल हुई थी। उस हड़ताल के अंदर तमाम अलग अलग जगह से लोग लीड कर रहे थे कि रॉलेट सत्याग्रह के अंडर में रॉलेट एक्ट को वापस लिया जाए, रॉलेट एक्ट को वापस लिया जाए, ये डिमांड कर रहे थे, ठीक है। तो पंजाब के 2 लीडर थे, ठीक है। पंजाब के 2 लीडर थे, एक का नाम था सैफुद्दीन किचलू और एक का नाम था सत्यपाल मलिक। सत्यपाल मलिक और सैफुद्दीन किचलू, इन 2 लीडर को अरेस्ट कर लिया जाता है रॉलेट एक्ट के अंदर। ये तो बोला गया था कि कभी भी अरेस्ट कर लेंगे, किसी को भी उठा लेंगे, कोई वकील अपील दलील नहीं। तो इन दोनों लीडर को पंजाब से अरेस्ट कर लिया गया। इन्हीं के अगेंस्ट में एक प्रोटेस्ट छोटा सा रखा गया जलियांवाला बाग के अंदर। उस दिन क्या था, लोहड़ी का दिन था, 13 अप्रैल लोहड़ी का दिन था और वहाँ पे लोहड़ी मकर संक्रांति की तैयारियां चल रही थी तमाम तरीके की। अब उसी के अंदर लोगों ने शांतिपूर्वक एक हल्का सा प्रोटेस्ट और आपस में एक थोड़ा सा समुदाय बना लिया था कि चलो बात करेंगे कि हम अपने लीडर्स को छुड़ाएं, कैसे अपने लीडर्स को छुड़ाया जाए। ये बात करने की यहाँ पे थोड़ी बहुत चर्चाएं चल रही थी। चर्चाएं चल रही थी कि जनरल डायर जो था, ठीक है, उस समय कमांडर था। जनरल डायर क्या करा, जनरल डायर अपनी ट्रूप्स को लेके पहुंचा और अपने ऑर्डर कर दिया कि ट्रूप्स को कि लगातार फायरिंग करो, ठीक है। ये लगभग फायरिंग 10 मिनट तक चलती है और इस 10 मिनट की फायरिंग में 1000 से ज्यादा लोग यहाँ पे मार दिए जाते हैं। 1000 से ज्यादा लोग। जनरल डायर को किसने परमिशन दी थी, निठल्ले और पूरा नाकाम तरीके से इसने ये भारत के अंदर ऐसा काम किया, ठीक है। और जनरल डायर को किसने ये परमिशन दी थी, जनरल डायर को परमिशन दी थी जनरल ओ डायर ने, ठीक है। दोनों का नाम लगभग सेम ही था, डायर करके बोलते थे। तो उन्होंने परमिशन दी थी, उस समय यहाँ पे गवर्नर था, ठीक है। और ये कमांडर ऑफ गवर्नर था, आर्मी का गवर्नर था। तो इसने यहाँ पे इनको पूरी तरीके से हत्या करी थी, ठीक है। तो जलियांवाला बाग मैसेकर इतना बड़ा कांड हो गया। इसका सेंस ये है कि भारत के अंदर रॉलेट सत्याग्रह का प्रोटेस्ट करते हुए कई सारे लोगों ने अपनी जान गंवा दी थी, जो कि जलियांवाला बाग के नाम से हम लोग जानते हैं, ठीक है। जलियांवाला बाग हो गया। जलियांवाला बाग के साथ में हम लोग एक मूवमेंट और देखते चलते हैं, खिलाफत मूवमेंट, ठीक है। क्या है खिलाफत मूवमेंट, क्यों बात होती है खिलाफत मूवमेंट की। खिलाफत मूवमेंट आप लोग को याद है, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर चल रहा है, ठीक है। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर चल रहा है। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर चल रहा है कब, 1914 से लेके 1918 तक ये फर्स्ट वर्ल्ड वॉर चला लगभग, और 1919 में लगभग ये फाइनल होके इसमें क्या होता है, पूरी तरीके से ऑटोमन साम्राज्य जो था
ऑटोमन साम्राज्य या ऑटोमन एम्पायर जो था उसके हाथ से पावर खत्म कर दी जाती है। मतलब टर्की के अंदर क्या होता था, एक खलीफा हुआ करता था, हेड ऑफ द इस्लामिक पावर। टर्की के अंदर पूरी दुनिया के इस्लाम के मानने वाले लोग उसको अपना हेड माना करते थे। तो इस खिलाफत को खत्म कर दिया गया इसके थ्रू। ठीक है, इसका प्रोटेस्ट कहां पे शुरू हो गया, भारत के अंदर भी इसका प्रोटेस्ट हो गया। भारत में भी जो मुस्लिम समुदाय था उसने इसका प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया। ये प्रोटेस्ट शुरू किया गया था अली ब्रदर्स के द्वारा। अली ब्रदर्स कौन थे, मोहम्मद अली और शौकत अली। ठीक है, क्योंकि ये जो टर्की के अंदर ब्रिटेन के द्वारा, क्योंकि इस पे बैन किसने किया था टर्की के ऊपर, ये ब्रिटेन ने ही किया था। ठीक है, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद में। ठीक, तो उसी की वजह से ये सारी की सारी प्रॉब्लम शुरू हो गई। अब हुआ ये कि खिलाफत मूवमेंट भारत के अंदर चल रहा है, और खिलाफत मूवमेंट एक तरीके से नेशनल मूवमेंट का पार्ट कैसे बन गया। ये तो मूवमेंट देखा हम लोग ने, एक वर्ग का था, मुस्लिम समुदाय का था, और वो अपनी डिमांड्स की बात कर रहे थे। ठीक है, तो ये मूवमेंट कैसे आगे नेशनल मूवमेंट में कन्वर्ट हो गया। ये नेशनल मूवमेंट में ऐसे कन्वर्ट हो गया कि गांधी जी ने फायदा देखा यहां से कि मुस्लिम समुदाय हमारे मूवमेंट्स में आके कैसे जुड़ जाए। तो इस समय में एक मूवमेंट शुरू हुआ था, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। तो गांधी जी ने एक रिजोल्यूशन पास करा दिया कांग्रेस में कि कांग्रेस का एक सेशन हुआ कलकत्ता के अंदर, उसके अंदर बोला गया कि हम लोग नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को स्टार्ट करेंगे। और नॉन कॉपरेशन मूवमेंट किसको सपोर्ट करेगा, खिलाफत मूवमेंट को सपोर्ट करेगा, स्वराज के लिए भी बात शुरू हो जाएगी। तो बहुत सारे मुस्लिम भी इसकी वजह से मूवमेंट को ज्वाइन कर लेंगे। तो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को खिलाफत मूवमेंट के साथ में मर्ज कर दिया गया, इसलिए हम लोग इसको पढ़ते हैं। ठीक है, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट गांधी जी ने शुरू क्यों किया था। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट शुरू करने का मतलब यही था कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद में इतनी सारी एट्रोसिटीज भारतीयों के साथ में थी कि उनको हाई टैक्सेस भी देना पड़ते थे, हाई प्राइसेस उनके बढ़ गए। मार्केट में अगर वो कुछ खरीदने जाते थे तो बहुत ज्यादा प्राइसेस उनको पे करने पड़ते थे। फैमीन की कंडीशन डेवलप हुई। ठीक है, एपिडेमिक्स या बहुत सारी महामारियां आई यहाँ पे। ठीक है, रॉलेट एक्ट ने भी क्या करा था, पूरी कंट्री के अंदर बहुत बड़ा एक प्रोटेस्ट चालू। इधर ही जलियांवाला बाग भी हो गया था पंजाब के अंदर, वो प्रॉब्लम खराब थी। मुस्लिम्स भी अनहैप्पी थे कि टर्की को इस तरीके से ट्रीट कर रहा है ब्रिटेन, इस सब की वजह से नाराज थे वो। ठीक है, जिसकी वजह से खिलाफत मूवमेंट यहाँ पे स्टार्ट हो गया था। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे रीजन हम लोग ने देखे कि जिसकी वजह से गांधी जी को यहाँ पे नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को लॉन्च करना पड़ा। गांधी जी ने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को कांग्रेस के नागपुर सेशन के अंदर अडॉप्ट करके यहाँ पे फाइनलाइज कर दिया कि भारत के अंदर अब क्या चलेगा, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट चलेगा। ठीक है, क्या आइडिया थे गांधी जी के। गांधी जी ने अपनी एक बुक लिखी थी हिंद स्वराज 1909 के अंदर। 1909 के अंदर गांधी जी ने हिंद स्वराज, गांधी जी जा रहे थे लंदन से अफ्रीका, 1909 की बात चल रही है। देखो टाइम याद रखना जरूरी है, थोड़ा सा पीछे गए अभी हम लोग हिंद स्वराज की तरफ, क्योंकि गांधी जी की थोड़ी आइडियोलॉजी समझते हैं। ठीक है, गांधी जी ने एक किताब लिखी थी हिंद स्वराज। हिंद स्वराज के अंदर गांधी जी ने क्या लिखा था, गांधी जी ने हिंद स्वराज के अंदर जो एट्रोसिटीज और एक्सप्लॉयटेशन इंडियंस के साथ में हो रहा है लगातार, और जो ब्रिटिशर्स करने की कोशिश कर रहे हैं, उसके बारे में गांधी जी ने यहाँ पे लिखना शुरू किया था। गांधी जी ने रेलवे का बहुत ज्यादा यहाँ पे पूरी तरीके से बताया कि रेलवे को भारत के एक्सप्लॉयटेशन के लिए ब्रिटिशर्स ने लॉन्च किया है, तो रेलवे भी भारत के अंदर होना कहीं ना कहीं निगेटिव है। ठीक है, तो ये तमाम चीजें गांधी जी अपने रास्ते में जा रहे थे, रास्ते में लिखते हुए हिंद स्वराज। हिंद स्वराज को गांधी जी ने अपनी पूरी जर्नी में लिख दिया था। गांधी जी खुद क्वेश्चन पूछ रहे थे, खुद ही आंसर दे रहे थे। तो जब किताब को कभी आप पढ़ोगे ना, तो इस तरीके से पढ़ोगे तो हिंद स्वराज इसी तरीके से लिखी हुई एक किताब है, पुस्तक है। ठीक है, अब थोड़ा सा आ जाते हैं वहां पे क्या स्टेजेस थी कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को स्टार्ट करना पड़ा, स्टेजेस क्या थी और किस तरीके से हुआ। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आप लोग के लिए नहीं है, इसलिए हम लोग जो है इसको थोड़ा सा आगे चलते हैं, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं जो आगे आपके काम आ जाएंगी, समझ में आ जाएंगी। ठीक है, हाउ डिड नॉन कॉपरेशन मूवमेंट बिकम अ मास मूवमेंट। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट मास मूवमेंट कैसे बन गया, मास मूवमेंट कैसे बन गया, अभी तो हम लोग ने बच्चों बात करी इसकी। मास मूवमेंट कैसे बन गया, मास मूवमेंट ऐसे बन गया कि किसान भी परेशान है, ठीक है, कॉमन पीपल परेशान है, वॉर हुआ है, वॉर की वजह से तमाम लोग भारत में वैसे ही परेशान है, फैमिन भी आ रहा है, भूखे लोग मर रहे हैं, यहाँ पे अकाल पड़ रहा है, यहाँ पे लोगों के ऊपर जबरदस्ती रॉलेट एक्ट को थोपा जा रहा है, जलियांवाला बाग लोगों के साथ में हो जा रहा है, उसके साथ में क्या हो रहा है, खिलाफत मूवमेंट भी हो रहा है। तो इतने सारे लोग, लगभग समाज का हर एक वर्ग ब्रिटिशर्स या इंग्लैंड से नाराज था। तो सारे के सारे जब वर्ग नाराज होंगे और प्लस गांधी जी की लीडरशिप जब होगी, इतने पॉपुलर लीडर की जब लीडरशिप होगी, तो उसकी वजह से बहुत बड़ा मूवमेंट क्रिएट नहीं हो जाएगा। तो यही मूवमेंट बहुत बड़ा यहाँ पे क्रिएट हो गया, इसी को हम लोग जिसके नाम से जानते हैं। ठीक है, अब ये चलता रहा, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट कंटिन्यू चलता रहा, लेकिन
नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को गांधी जी ने एक समय आया वापस ले लिया। रीजन क्या था नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को वापस लेने का? रीजन था वायोलेंस। गांधी जी ने हमेशा वायोलेंस का विरोध किया और गांधी जी ने कहा था वायोलेंस नहीं होनी चाहिए। मतलब जो भी मूवमेंट चले वो नॉन वायलेंस तरीके से चले, वो शांति से चलता रहे, उसमें ज़्यादा कोई भी वायलेंस नहीं करेगा। लेकिन हुआ क्या, लोग नॉन कॉपरेशन में इतना ज़्यादा एक्साइटेड हो गए, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में इतना ज़्यादा इन्वॉल्व हो गए कि कुछ लोगों ने चौरी चौरा इंसिडेंट को यहाँ पे जन्म दे दिया। चौरी चौरा इंसिडेंट, चौरी चौरा एक जगह पड़ती है गोरखपुर के अंदर, उत्तर प्रदेश गोरखपुर के अंदर, ये चौरी चौरा लिखा हुआ है, चौरी चौरा गोरखपुर के अंदर एक जगह पड़ती है उत्तर प्रदेश के अंदर। तो इस चौरी चौरा मूवमेंट के बाद में गांधी जी ने अपने मूवमेंट को वापस ले लिया। चौरी चौरा क्या था? चौरी चौरा के अंदर कुछ लोग कहाँ जाते हैं? पुलिस चौकी पे जाते हैं। पुलिस चौकी जहाँ पे ज़्यादातर ब्रिटिशर्स जो थे ड्यूटी कर रहे थे, पुलिस चौकी बनी हुई थी, ब्रिटिशर्स वहाँ पे ड्यूटी कर रहे थे। उस चौरी चौरा में जाके कुछ लोग जो होते हैं, गांव के लोग जो होते हैं, वहाँ के लोकल लोग होते हैं, वहाँ जाके पुलिस चौकी में आग लगा देते हैं। और जब पुलिस चौकी में आग लगती है उसके बाद कई सारे पुलिस वाले वहाँ पे मारे जाते हैं। 20 से 22 लोग लगभग पुलिस वाले वहाँ पे हत्या कर दी जाती है, उनको जिंदा जला दिया जाता है, मार दिया जाता है। इस बात से गांधी जी बहुत अपसेट होते हैं और अपसेट होने के बाद में गांधी जी क्या करते हैं? नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को वापस ले लेते हैं। ठीक है, तो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट यहाँ पे वापस ले लिया जाता है। ठीक, अब ये बहुत सारे रीज़न हैं आपको नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के बारे में देखने को मिलेंगे कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट की वजह से क्या क्या इम्पैक्ट पड़े, क्या क्या प्रभाव पड़े। ठीक है, तो हम लोग ये भी देखेंगे कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के साथ साथ में कुछ पीजेंट मूवमेंट या ट्राइबल मूवमेंट्स भी यहाँ पे शुरू हो गए थे। पीजेंट मूवमेंट या ट्राइबल मूवमेंट के अंदर हम लोग देखें, एक थे बाबा रामचंद्र। बाबा रामचंद्र जो थे, इन्होंने मूवमेंट स्टार्ट किया था अवध में तालुकदार्स या लैंडलॉर्ड्स के अगेंस्ट में। तालुकदार्स और लैंडलॉर्ड जो जमींदार लोग हुआ करते थे, जो एक्सप्लॉयटेशन लोग हुआ करते थे, उनसे ज़्यादा टैक्स वसूलने की कोशिश करते थे, उनके अगेंस्ट में बाबा रामचंद्र ने इस मूवमेंट को शुरू कर दिया था। ठीक है, इन्होंने बोला कि रेंट को भाई रिडक्ट कर दो, थोड़ा सा रिड्यूस कर दो, और बेगार भी जो है अबॉलिस्ट कर दो, और बायकॉट, वरना हम लोग क्या करेंगे? लैंडलॉर्ड्स को पूरी तरीके से बायकॉट करेंगे। ठीक है, इन्होंने अक्टूबर 1920 के अंदर अवध किसान सभा बनाई विद द हेल्प ऑफ नेहरू। नेहरू जी, जवाहरलाल नेहरू, ठीक, जवाहरलाल नेहरू के हेल्प से इन्होंने क्या करा? 1920 के अंदर एक क्या बनाई थी? किसान सभा का यहाँ पे फॉर्मेशन किया था। ठीक है, किसान सभा का यहाँ पे फॉर्मेशन हो जाता है। हम लोग इसकी बात यहाँ पे कर रहे हैं। ठीक है, तो ये ट्राइबल मूवमेंट कुछ इस तरीके के हैं जिनकी बात हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं। आगे देखते हैं आगे क्या हुआ। आगे देखते हैं ट्राइबल मूवमेंट के अंदर हम लोग गोल्डन हिल्स की भी बात कर लेते हैं, जो आंध्र प्रदेश के अंदर है। यहाँ पे थे, क्या नाम है इनका? आंध्र प्रदेश के अंदर एक मूवमेंट हुआ जिसको ट्राइबल मूवमेंट के नाम से जानते हैं। अल्लूरी सीताराम राजू जो थे, वो क्या चाहते थे? वो ट्रेडिशनल राइट्स या फॉरेस्ट के जो राइट्स, अंग्रेजों ने फॉरेस्ट के राइट ट्राइबल लोगों से छीन लिए थे, वहाँ जो ट्राइबल लोग थे उनसे छीनने की कोशिश करी, तो ट्राइबल मूवमेंट उनके अगेंस्ट में हुआ था। ठीक है, और ये पूरी तरीके से नॉन वायलेंस मेथड के ऊपर ही चला था, और नॉन वायलेंस मूवमेंट के पूरे प्रिंसिपल के ऊपर चला था। लेकिन बाद में ये मूवमेंट जो था नॉन वायलेंट मूवमेंट या गांधीयन प्रिंसिपल पे रिलाई ना हो पाया, क्योंकि ट्राइबल जो होते हैं थोड़े रिवॉल्यूशनरी टाइप के होते हैं, और उन्होंने क्रांति करके इसको एक नॉन वायलेंट मूवमेंट में भी कन्वर्ट कर दिया था। ठीक है, अल्लूरी सीताराम राजू, ठीक है, इन्हीं की बात कर रहे हैं आंध्र प्रदेश के अंदर, तो ये इस मूवमेंट के लिए जाने जाते हैं। ठीक है, प्लांटेशन के लिए भी मूवमेंट हुआ। ठीक है, प्लांटेशन जैसे हम लोग यहाँ पे बात करते हैं असम की, असम के अंदर प्लांटेशंस वगैरह जो भी होता है वो होता है, तो इसके लिए भी यहाँ पे मूवमेंट किया जा रहा है। इन्होंने क्या करा था? एमिग्रेशन एक्ट, इनलैंड एमिग्रेशन एक्ट 1859 के अंदर आया था। ठीक है, जिसने फ्री मूवमेंट को, कि कोई भी मूवमेंट नहीं करेगा इंडिया के अंदर, मूवमेंट कोई नहीं कर सकता, उसकी राइट लोगों से छीन ली थी। ठीक है, तो इसी के लिए यहाँ पे ये मूवमेंट को क्रिएट किया गया था। ठीक है, तो ये मूवमेंट यहाँ पे हुआ था, विड्रॉल ऑफ द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। ठीक है, विड्रॉल हमने देख लिया क्यों हुआ था, चौरी चौरा इंसिडेंट, इसकी बात हम लोग ने करवाई फरवरी 1922 में जो हुआ था। ठीक है, उसके बाद सिग्निफिकेंस क्या था नॉन कॉपरेशन मूवमेंट? नॉन कॉपरेशन मूवमेंट की सिग्निफिकेंस की अगर बात करें तो कॉमन जो पीपल थे या सोशल ग्रुप थे वो लगातार आके लोग आपस में जुड़े,
और जुड़ के लोगों ने क्या करा, एक मूवमेंट को सक्रिय करा और पार्टिसिपेट करना इसके अंदर शुरू किया। जब इन्होंने पार्टिसिपेट किया तो इसी पार्टिसिपेशन के बाद में क्या हुआ, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट और खिलाफत मूवमेंट साथ में आए। इसकी वजह से हमको क्या देखने को मिला, हिंदू मुस्लिम यूनिटी भी देखने को मिली, ठीक है। और ये भी क्या हुआ, इसकी वजह से पीजेंट्स और ट्राइबल मूवमेंट भी जो थे इसके पार्ट बन गया, इंडियन नेशनल मूवमेंट के भी पार्ट बनना शुरू हो गया। पीजेंट्स और ट्राइबल मूवमेंट किससे प्रभावित थे पूरी तरीके से, वो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट से भी प्रभावित हुआ करते थे, ठीक है। एक सबसे बड़ी खासियत इसके अंदर ये थी, ये नॉन वायलेंट मूवमेंट था, ठीक है। ये क्या था, नॉन वायलेंट मूवमेंट था। तो इसने गांधी जी का आइडिया, जो कि क्या आइडिया था, नॉन वायलेंट या सत्याग्रह का जो गांधी जी का आइडिया था, उसको बहुत ही अच्छे से पॉपुलराइज्ड किया, ठीक है। तो इस मूवमेंट की बात हम लोग यहाँ पे करते हैं। स्वराज, जिस वर्ड की बार बार हम लोग लगातार बात करते रहते हैं, इस स्वराज का असल में मतलब क्या होता था। स्वराज का मतलब देखो हर जगह के लिए, हर लोगों के लिए अलग अलग है, ठीक है। अगर स्वराज की बात करें हम लोग यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट में, अगर हम लोग स्वराज की बात करें तो स्वराज क्या है, सेल्फ रूल है और डोमिनियन स्टेटस है फॉर दी कांग्रेस पीपल। जो कांग्रेस के लोग थे, जो इंडियन नेशनल कांग्रेस का फॉर्मेशन हुआ था, उन कांग्रेस के लोगों के लिए सेल्फ रूल करना या डोमिनियन स्टेटस को पहले ले लेना, वही क्या है, सेल्फ रूल है, ठीक है। वो स्वराज कहलाएगा, ठीक। लेकिन अगर दूसरी तरफ बात करें स्वराज पीजेंट्स के लिए क्या है, अवध में स्वराज का मतलब होता है टैक्स में रिडक्शन हो जाए, अबॉलिशन बेकार हो जाए, सोशल बॉयकॉट ऑफ ऑपरेसिव लैंडलॉर्ड्स हो जाए। लैंडलॉर्ड जो ऑपरेस करते थे, सप्रेस करने की कोशिश क्या करते थे, उनको हटा दिया जाए, ठीक है, या टैक्स में कमी ले आए जाए, ठीक है। तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, स्वराज बोलते हैं। किसके लिए, पीजेंट्स के लिए। प्लांटेशन वर्कर जो असम के अंदर थे, उनके लिए स्वराज का मतलब क्या था, उनके लिए स्वराज का मतलब ये था कि वो अपनी फ्रीली जो प्लांटेशन कर रहे थे, उस प्लांटेशन को बहुत आसानी से करते रहे और बीच में कोई किसी भी तरीके से इंटरफेयर ना करे, कोई भी किसी भी तरीके के ट्राइबल, आगे देख लो अगला पॉइंट इसी चीज को दर्शाता कि ट्राइबल पीजेंट्स जो थे आंध्र प्रदेश के अंदर, जो की बात हम लोग करते हैं, उनके लिए स्वराज का मतलब ये था कि फॉरेस्ट के अंदर वो लोग जाए और फॉरेस्ट से जाके अपना जो भी रोजी रोजगार का जो जरिया उनका फॉरेस्ट ही है, क्योंकि उसके ऊपर उनको राइट मिले, ठीक है। तो ट्राइबल राइट्स भी कुछ उनको इस तरीके के मिले, उनके लिए स्वराज ये था। तो कहने का मतलब ये है कि स्वराज हर किसी के लिए अलग अलग है, स्वराज का मतलब हर किसी के लिए अलग अलग है, ठीक है। अब इसी को लेके बाद में क्या हुआ, एक स्वराज पार्टी का एस्टेब्लिशमेंट हो गया था। आगे हम लोग स्वराज जब बात कर रहे हैं तो यहीं पर स्वराज पार्टी को भी समझते चलते हैं, ठीक है। स्वराज पार्टी का एस्टेब्लिशमेंट कब होता है, 1923 के अंदर। 1923 के अंदर यहाँ पे स्वराज पार्टी का फॉर्मेशन हो जाता है, ठीक है। इसका नाम बोला जाता है कांग्रेस खिलाफत स्वराज पार्टी, क्योंकि इंडियन नेशनल कांग्रेस के विचारधारा या आइडियोलॉजी से इसने खुद को सेपरेट किया था और ये कांग्रेस से अलग हटके एक नई गवर्नमेंट बनाई थी, इन्होंने नई पार्टी बनाई थी जिसकी बाद में गवर्नमेंट भी बनी थी, ठीक है। तो ये स्वराज पार्टी यहाँ पे कहलाती है, ठीक है। ये जो थे बहुत बुरी तरीके से थक गए थे कि हम लोग मास मूवमेंट करते रहते हैं, मास स्ट्रगल करते रहते हैं, प्रोटेस्ट करते रहते हैं, इन सब में नहीं पड़ना है। इनका मोटिव सीधा था कि आप सीधे चलो पार्लियामेंट के अंदर जाएंगे, लेजिस्लेटिव काउंसिल के अंदर जाएंगे, लेजिस्लेटिव असेंबली के अंदर जाएंगे, ब्रिटिश पार्लियामेंट में कूद जाते हैं चल के, इलेक्शन लड़ते हैं चल के, अपने राइट्स को वहां से लेने की कोशिश करेंगे। वरना हम ऐसे मूवमेंट करते करते, तमाम प्रोटेस्ट करते करते ऐसे चिल्लाते चिल्लाते मर जाएंगे, लेकिन ब्रिटिशर्स हमारी बात को मानने को तैयार नहीं होंगे। तो क्या जरूरी है, जरूरी ये है कि जाकर सीधे से सीधे क्या करो, हम लोग उसके अंदर जाकर पार्टिसिपेट करें इलेक्शन के अंदर, ठीक है। अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1919 आ ही चुका था जिसमें प्रोविंशियल काउंसिल बन गई थी, राइट भी था हमारे पास में, हम इलेक्शन जाके लड़ सकते हैं, ठीक है। तो स्वराज पार्टी इसी एम के साथ में, इसी टारगेट के साथ में स्वराज पार्टी यहाँ पे बन जाती है, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। आगे ये है हमारे पास हाँ, आगे बोल रहा है ट्रेस टू मेजर। ये देखो क्वेश्चन है आप लोग के लिए, ऐसे क्वेश्चन पूछ लेता है कभी कभी, ठीक है। क्या क्वेश्चन पूछ रहा है, ट्रेस टू मेजर डेवलपमेंट्स इन द इंडियन पॉलिटिक्स टुवर्ड्स द लेट 1920s और व्हाट वेयर द टू फैक्टर्स दैट शेप्ड इंडियन पॉलिटिक्स टुवर्ड्स द लेट 1920s,
ठीक है। इंडिया के अंदर 1920 लेट 1920 में कहां पे इंडिया की पॉलिटिक्स जा रही थी उसके बारे में थोड़ी सी बात करो, या किस तरीके के, जैसे 1923 के अंदर स्वराज बनी, स्वराज के बाद में लोगों ने इलेक्शन में पार्टिसिपेट करना शुरू कर दिया और इंडियन काउंसिल के अंदर, लेजिस्लेटिव काउंसिल के अंदर धीरे धीरे क्या हुआ, लोगों ने पार्टिसिपेट करना शुरू हो गया। ठीक है, ये इस समय में क्या हुआ, पहला इफेक्ट इसका हम लोग देख सकते हैं, वर्ल्ड वाइड इकोनॉमिक डिप्रेशन। ठीक है, एग्रीकल्चर प्राइसेस जो थे वो डाउन होना शुरू हो गया था, गिरना शुरू हो गए थे। ठीक है, 1926 से लेके और 1930 के बाद तो कोलैप्स ही हो गया एकदम। जो डिमांड थी एग्रीकल्चर फूड की वो भी गिरी, एक्सपोर्ट भी डिक्लाइन होना शुरू हो गया। पीजेंट के लिए बहुत मुश्किल हो गया था कि वो हार्वेस्ट कर पाते या पे कर पाते किसी भी तरीके की कोई भी चीज। ठीक है, ये प्रॉब्लम थी सबसे बड़ी। लेट 1920s में पूछ रहा है ना प्रॉब्लम्स या क्या चेंजेस होना शुरू हो गए, तो एक चेंज ये था। दूसरा चेंज आ गया साइमन कमीशन। ठीक है, साइमन कमीशन आया फरवरी 1928 में। साइमन कमीशन आना क्यों था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट जो 1919 आया था 1919 जिसकी अभी हम लोग ने बात करी। ठीक है, तो इसी के अंदर रिफॉर्म्स करने हैं। देखो जो रिफॉर्म्स को लेके बोला गया था ये 10 साल बाद आएगा, तो पहली बात तो ये 2 साल पहले ही आ गया। ठीक है, लगभग 1927 में अनाउंस कर दिया था, 28 में आया, तो हम लोग कह सकते हैं कि 2 साल पहले ही आ गया। और दूसरी बात ये थी, ये ऑल वाइट कमीशन था। ठीक है, ऑल वाइट कमीशन बोला गया था कि जब अगला एक्ट आएगा तो उसमें भारतीयों को यहाँ पे लिया जाएगा, भारतीयों को भी सजेशन लिया जाएगा, लेकिन ये ऑल वाइट कमीशन था। इसी के अगेंस्ट में प्रोटेस्ट होना शुरू हो गया। लाला लाजपत राय को यहीं पे लाठी पड़ती है, गो बैक साइमन का जो नारा लगाते हैं उसी समय में लाठी पड़ते हुए उनकी हत्या कर दी जाती है। ठीक है, साइमन कमीशन, साइमन कमीशन क्या था, वही जॉन साइमन यहाँ पे लेके आए थे इस कमीशन को। ठीक है, जॉन साइमन के अंडर के अंदर ये आया था कमीशन। ठीक है, इंडिया इसका अपोज क्यों करते हैं, क्योंकि इसके सारे के सारे लोग कैसे थे, इंग्लिश थे। ठीक है, इसके सारे के सारे लोग कैसे थे, इंग्लिश थे, और इसने इंडिया को किसी भी तरीके कोई होप नहीं दी थी कि आपको स्वराज या सेल्फ रूल मिलने वाला है। तो इंडिया ने साइमन कमीशन को खुल के विरोध किया। लाहौर सेशन, अगले बात करिए अगर हम लोग लाहौर सेशन 1929। ठीक, अगला टॉपिक क्या है आपका, लाहौर सेशन। लाहौर सेशन जब 1929 के अंदर होता है तो लाहौर सेशन में क्या होता है, 1929 के अंदर का जो जवाहरलाल नेहरू है, जवाहरलाल नेहरू ये सेशन कंडक्ट करते हैं कहाँ, लाहौर के अंदर। लाहौर 1929 में ये सेशन कंडक्ट होता है और इसमें अनाउंस किया जाता है कि इंडिया को पूर्ण स्वराज चाहिए। क्या चाहिए, पूर्ण स्वराज। हमारा टारगेट क्या होगा, पूर्ण स्वराज होगा। और पूर्ण स्वराज कहते हुए ये 26 जनवरी को हर साल अपना इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट करने को बोल देते हैं। ठीक है, इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट करने को बोल देते हैं। तभी तो 26 जनवरी 1930 से, कब से, 26 जनवरी 1930 से लेकर 1947 तक, जब तक हमको आज़ादी नहीं मिल गई, हम लगातार 26 जनवरी को अपना इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट करते थे। इंडिपेंडेंस डे के फॉर्म में हम इस डे को मनाया करते थे। ठीक है, 26 जनवरी को इसीलिए आज के समय में रिपब्लिक डे के फॉर्म में मनाते हैं, क्योंकि 15 अगस्त को तो हमको आज़ादी मिल गई थी, तो हम लोग 15 अगस्त को इंडिपेंडेंस डे मनाने लगे। लेकिन 26 जनवरी को एक यादगार डे था, तो उसको हमको याद रखना था, इसलिए हमने अपना कॉन्स्टिट्यूशन इसी दिन क्या करा था, यहाँ पे लॉन्च किया था। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन को स्टैब्लिश किया था। ठीक, यहाँ पे यही डिसाइड हुआ था इसी लाहौर सेशन के अंदर कि भारत के अंदर एक सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट चलाया जाएगा, जिसको सीडीएम के नाम से हम लोग जानते हैं। ठीक है, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट यहाँ पे चलाया जाएगा, जो कि लाहौर सेशन में इसकी बात हो रखी थी। ठीक है, अगला देखो क्वेश्चन क्या पूछ सकता है, डिस्कस द सिग्निफिकेंस ऑफ द कांग्रेस सेशन इन 1929 इन द फ्रीडम स्ट्रगल ऑफ इंडिया। ठीक है, सिग्निफिकेंस क्या है, सिग्निफिकेंस वही बात करेंगे हम लोग। पहली चीज तो क्या हुआ था 1926 के अंदर, सॉरी 1929 के अंदर क्या हुआ था, लाहौर सेशन में ये हुआ, और यहाँ पे इंडिपेंडेंस 26 जनवरी को भारत को घोषित कर दिया गया। पूर्ण स्वराज या हम लोग बोलेंगे कंप्लीट इंडिपेंडेंस, इसका टारगेट रखा गया। इसी के थ्रू सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को स्टार्ट कर दिया गया था। ठीक है, आगे देखते हैं, यही इसका सिग्निफिकेंस है। ठीक, इसी को ध्यान में रखते हुए गांधी जी ने क्या करा था, सॉल्ट मार्च किया। सॉल्ट मार्च सत्याग्रह, या जिसको नमक सत्याग्रह भी कहते हैं, और जिसको हम लोग डांडी मार्च के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, गांधी जी ने क्या करा, डांडी मार्च, गुजरात के अंदर गांधी जी ने क्या करा था, साबरमती आश्रम से डांडी तक की यात्रा करी थी अपने 78 फॉलोअर्स के साथ में, 78 फॉलोअर्स के साथ में। इसको सॉल्ट सत्याग्रह क्यों कहते हैं, पहले सॉल्ट जो था, सॉल्ट का एक लॉ बना हुआ था। ठीक है, सॉल्ट लॉ ये था कि सिर्फ और सिर्फ ब्रिटिशर्स ही सॉल्ट को यूज कर सकते हैं, जो कि समुद्र और तमाम तरीके की ऐसी जगहों से निकलता है। उस सॉल्ट को यूटिलाइज कौन करते थे, उस रिसोर्सेज को, वो राइट ब्रिटिशर्स का हुआ करता था।
इस राइट को गांधी जी ने यहाँ ब्रेक करने की कोशिश करी है। गांधी जी ने बोला ये राइट किसी ब्रिटिशर का नहीं, भारतीयों को ये राइट मिलना चाहिए, इंडियंस को ये राइट मिलना चाहिए। ये कहते हुए उन्होंने ये अधिकार भारतीयों के लिए मांगा और कहते हुए दांडी मार्च किया। ठीक है, 6 अप्रैल 1929 ये लोग दांडी पे पहुंचे और दांडी पे पहुंचने के बाद में गांधी जी ने क्या करा, सॉल्ट लॉ को ब्रेक किया और सॉल्ट लॉ को ब्रेक करते हुए यहाँ पे जो हैवी टैक्स सॉल्ट के ऊपर देना पड़ता था गवर्नमेंट को जो हैवी टैक्स देना पड़ता था उसको रिड्यूस करने की बात करी। ठीक है, और सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट गांधी जी ने यहां से अनाउंस कर दिया। सॉल्ट लॉ को तोड़ते हुए गांधी जी ने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को अलाउ कर दिया। ठीक है, गांधी जी का इसका सिग्निफिकेंस हम लोग या फीचर्स देख ले तो सॉल्ट लॉ गांधी जी ने ब्रेक किया था यहाँ पे और सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को यहाँ पे स्टार्ट कर दिया था। गांधी जी ने बोला था कि फॉरेन गुड्स को यहाँ पे बॉयकॉट करेंगे हम लोग, लिक्विड शॉप्स को बंद कर दिया जाए, शराबबंदी वगैरह जो भी है वो सारी चीजें हो जाएंगी। ठीक है, गवर्नमेंट सर्वेंट्स जो है अपनी जॉब से रिजाइन कर दें, अपनी सारी की सारी जॉब से रिजाइन कर दें। फॉरेस्ट लॉ को ब्रेक कर दिया जाए, जो ट्राइबल लोग हैं, जो पीपल ऐसे हैं, ट्राइब्स हैं जो, उनको फॉरेस्ट में जाने की परमिशन दी जाए। ठीक है, पीपल जो है वो टैक्स पे ना करे। ठीक है, तो लेकिन ये सारी की सारी चीजों के बाद में क्या हुआ, जब ये मूवमेंट होना शुरू हो गया तो लीडर्स को यहाँ पे अरेस्ट भी किया गया। ठीक है, वर्कर्स ने अटैक भी करे गवर्नमेंट ऑफिस के ऊपर। गांधी जी ने तो बोला था नॉन वायलेंट हो, लेकिन ये मूवमेंट धीरे धीरे वायलेंट होता चला जा रहा था। ठीक है, तो गांधी जी ने क्या करा, इस मूवमेंट के अंदर 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन पैक्ट को साइन कर लिया, क्योंकि इस समय में लॉर्ड इरविन गवर्नर था। ठीक है, क्या बताया हमने, इस समय में कौन गवर्नर था, इस समय में जो था आपका लॉर्ड इरविन यहाँ पे गवर्नर था। ठीक है, हाँ जी, तो हम लोग बात कर रहे थे कि यहाँ पे इस समय में क्या हुआ, हम लोग ने देखा कि यहाँ पे गांधी इरविन पैक्ट हुआ था। गांधी इरविन पैक्ट हुआ, गांधी इरविन पैक्ट हुआ है आपका, क्यों हुआ था गांधी इरविन पैक्ट? गांधी इरविन पैक्ट इसलिए हुआ था क्योंकि इस समय इंग्लैंड के अंदर 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हो रही थी। उन राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के अंदर गांधी जी को भी इन्वाइट किया गया था। गांधी जी ने जाने से मना कर दिया क्योंकि कांग्रेस ने किसी में भी पार्टिसिपेट नहीं किया, तो गांधी जी ने भी जाने से मना कर दिया। लेकिन इरविन ने इनके साथ में एक समझौता किया कि अगर आप हमारे साथ में पैक्ट साइन कर ले तो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को आप वापस ले लो। ठीक है, और आके राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट कर लो। अगर ये काम आप कर देते तो आपकी जो भी डिमांड्स हैं यहाँ पे, ये सारी की सारी, ये जो भी डिमांड है आपकी, हम आपकी सारी की सारी डिमांड को फुलफिल करेंगे। ठीक है, गांधी जी मान जाते हैं और गांधी जी सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को वापस ले लेते हैं। और वापस लेने के बाद में गांधी जी क्या करते हैं, इस मूवमेंट को वापस लेने के बाद में कहाँ चले जाते हैं, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में। लेकिन इरविन यहाँ पे धोखा दे देता है। इरविन इनकी किसी भी बात को यहाँ पे नहीं मानता है। गांधी जी नाराज हो जाते हैं इस बात से और 1932 में गांधी जी सेकंड सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट को स्टार्ट कर देते हैं। ये सेकंड भी लगातार चलता रहता है। ठीक है, गांधी जी इस समय में थोड़ा लंदन चले जाते हैं और ये मूवमेंट जो होता है फाइनली 1934 में तक चलता है और ये वहां पे ये खत्म हो जाता है। ठीक है, पूछ रहा है डिफरेंस क्या हो सकते हैं नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में और सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में। ठीक है, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में और नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में डिफरेंस ये हो सकते हैं। ठीक, इन्होंने बोला था सिविल नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में लोगों ने कोऑपरेट नहीं करेंगे गवर्नमेंट के साथ में, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में ये बोला गया। लेकिन सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट एक कदम आगे निकल गया इससे और लोगों ने यहाँ पे लॉस को ब्रेक किया, गवर्नमेंट के लॉस को यहाँ पे ब्रेक किया। ठीक है, यहाँ पे मुस्लिम ने लार्ज नंबर में पार्टिसिपेट किया था नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में। ठीक है, यहाँ पे सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में थोड़ा सा लेस हमको देखने को मिला क्योंकि इस समय मुस्लिम लीग बहुत ज्यादा पावरफुल तरीके से काम कर रही थी, तो मुस्लिम सारे के सारे मुस्लिम लीग की बातों में आना शुरू हो गए थे। ठीक है, यहाँ पे नो टैक्स कैंपेन वॉज नॉट देयर इन नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के समय में किसी भी टैक्स की या टैक्स को वापस लेने की किसी भी तरीके की कोई बात नहीं हो रही थी। ठीक है, लेकिन यहाँ पे सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में क्या हो रहा था, टैक्स को यहाँ पे नहीं करेंगे, लोगों ने इस चीज से मना कर दिया था, इसकी बात यहाँ पे हो रही थी। ठीक है, सोशल ग्रुप जो इसके अंदर पार्टिसिपेट किए थे वो कौन कौन से थे, जैसे रिच पीजेंट्स। ठीक है, रिच पीजेंट भी इसके अंदर पार्टिसिपेट किए, पुअर पीजेंट भी पार्टिसिपेट किए, बिजनेस क्लास पार्टिसिपेट किए और इंडस्ट्रियल वर्कर्स। तो ये सारे के सारे लोग इसके अंदर यहाँ पे पार्टिसिपेट
किए थे। पूछ रहा है व्हाई डिड द डिफरेंट सोशल ग्रुप ज्वाइन द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। अरे क्यों पार्टिसिपेट किया था, हमको पता है ना, ये सारे के सारे लोग एक्सप्लॉइटेशन ही तो कर रहे थे। सॉल्ट लॉ के ब्रेक करा, क्यों करा हमने, सॉल्ट लॉ के फॉर्म में हमसे ज़बरदस्ती का टैक्स लिया जा रहा था, ठीक है, वो हो रहा था, एक्सप्लॉइटेशन हो रहा था, तमाम तरीके की चीज़ों को लोगों को सर्व करके उनसे तमाम तरीके की कह सकते हैं हम लोग इलीगल एक्टिविटीज़ कराई जा रही थी, लोगों को एक्सप्लॉइट किया जा रहा था यहाँ पे। इसकी वजह से सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट जो था एक सोशल मूवमेंट बन के डिफरेंट सोशल ग्रुप ने उसे सपोर्ट किया और आगे बढ़ा, तमाम लोगों ने इसको सपोर्ट किया था, ठीक है। तो ये तमाम रीज़न है, तमाम क्वेश्चंस हैं, आप लोग एक बार देखिएगा इनको सॉल्व करने की। अब ये क्वेश्चन आप लोग लगभग सॉल्व कर लेंगे, इनको यहीं से आप लोग देखने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। तमाम लोगों ने क्यों इसके अंदर पार्टिसिपेट किया, क्यों नहीं किया, यही सारे के सारे क्वेश्चन यहाँ पे देखने की बात चल रही है। पूछ रहा मेन कंट्रीब्यूशन क्या था सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट का। बोला गया कि सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट पहला स्ट्रगल था, ठीक है, जो पूर्ण स्वराज और कंप्लीट इंडिपेंडेंस के बाद में हुआ, ठीक है। पूर्ण स्वराज और कंप्लीट इंडिपेंडेंस के बाद में पहला मूवमेंट ही तो था जो हो रहा है, ठीक है। तो इस समय में, और ये क्या हुआ, लगभग सक्सेसफुल मूवमेंट ही था। ये गांधी जी के नॉन वायलेंट प्रिंसिपल पे पूरी तरीके से डिपेंडेंट था और इसने गांधी जी के आइडिया को बहुत ही स्ट्रांगली फॉलो भी किया, फॉलो भी हुए ये आइडिया सारे के सारे। वुमेन ने के अंदर विमेन पार्टिसिपेशन, अभी तक मूवमेंट्स के अंदर विमेन का पार्टिसिपेशन नहीं दिखाया गई, लेकिन गांधी जी ने ये हथियार यूज किया विमेन के फॉर्म में कि विमेन को जब पार्टिसिपेट कराएंगे तो ब्रिटिशर्स अत्याचार करने के पहले सोचेंगे, ठीक है। तो विमेन को यहाँ पे गांधी जी ने यूज किया, तो विमेन का पार्टिसिपेशन कम है। बोला गया ये कि रियल मास मूवमेंट था जो कि डिफरेंट सोशल ग्रुप ने यहाँ पे आके पार्टिसिपेट किया, बहुत सारे लोगों ने यहाँ पे आके पार्टिसिपेट किया। ये बोला गया कि एक ओपन चैलेंज था ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट में, जिनके थ्रू लोगों ने लॉज को डायरेक्टली डिसोबे किया था कि हम आपकी बात नहीं मानते। तो ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट में खड़े होने की हिम्मत दिखाई थी लोगों ने इस मूवमेंट के अंदर। लिमिटेशन भी हुई कुछ मूवमेंट की, उन लिमिटेशन को अगर देखें हम लोग, ठीक है, इसके अंदर दलित ने इसके अंदर पार्टिसिपेट नहीं किया सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के अंदर, ठीक है। उनका मानना था कांग्रेस जो है वो इम्पोर्टेंस नहीं देती है उनकी डिमांड्स को। उनकी डिमांड्स क्या थी, सेपरेट इलेक्टोरेट वगैरह ये तमाम चीज़ें थी, उनकी डिमांड को फुलफिल नहीं किया जा रहा है, इसलिए उन्होंने क्या करा था, इसके अंदर पार्टिसिपेट नहीं किया। कई सारे मुस्लिम्स ने इसके अंदर पार्टिसिपेट नहीं किया, क्योंकि हमने क्या बोला था, एक तरफ तो मुस्लिम लीग का फॉर्मेशन हो गया था और मुस्लिम लीग समझाने में मुस्लिम को ये सक्सेसफुल हो गई थी कि कांग्रेस जो है हिंदू महासभा के इन्फ्लुएंस में ज़्यादा है और हिंदू महासभा क्या चाहती है, भारत के अंदर जो है रूल जो है वो हिंदूज का हो, मुस्लिम्स का ना हो। इस तरीके से तमाम तरीके की बातें की गई, ऐसा मुस्लिम लीग ने हिंदू महासभा को समझाया, ठीक है, जिसकी वजह से मुस्लिम भी थोड़े से इससे दूर रहे, ठीक है। कॉमनवेल्थ कुछ छोटे छोटे दंगे वंगे भी होते रहे इसमें, जिसकी वजह से डिसयूनिटी भी हमको देखने को मिली हिंदू और मुस्लिम्स के बीच में। इंडस्ट्रियल वर्कर्स ने भी इसके अंदर कुछ कम ही पार्टिसिपेट किया था। गांधी जी के अपलिफ्टमेंट, वही दलित की जो अभी बात चली कि दलित को क्या है, एक समाज के अंदर क्या नहीं मिला, रिजर्वेशन वगैरह नहीं मिलता था या उनकी बात को दबाया जाता था, कांग्रेस उनकी बात को दबाती थी, ऐसा दलित को लगता था। तो गांधी जी ने कुछ एफर्ट्स किए अपलिफ्टमेंट ऑफ द दलित के लिए। गांधी जी अगेंस्ट थे अनटचेबिलिटी के, ठीक है। उन्होंने बोला कि स्वराज लगभग 100 सालों तक नहीं आ सकता जब तक अनटचेबिलिटी अबॉलिश नहीं की जाएगी। तो सबसे पहला काम है अनटचेबिलिटी को अबॉलिश करना, ठीक है। उन्होंने अनटचेबल्स को हरिजन्स बोला, सन्स ऑफ द गॉड बोला, ठीक है, ना कि अदर और कुछ ऐसे नामों से बुलाया जो डिसरिस्पेक्ट करें। उन्होंने उनको हरिजन, सन ऑफ द गॉड बोला, सेवा करने वाले जो लोगों की सेवा करें, ठीक है। इट ऑर्गेनाइज सत्याग्रह टू गेट टेम्पल एंट्री। उन्होंने बोला कि ये गांधी जी ने सत्याग्रह भी करा इसके लिए कि दलित को टेम्पल में एंट्री भी मिलनी चाहिए, जो कि पहले नहीं मिलती थी, ठीक है। दलित को टेम्पल्स में एंट्री भी नहीं मिलती थी, पब्लिक वेल से वो पब्लिक कुओं से और टैंक से पानी भी नहीं भर सकते थे, ठीक है। रोड और स्कूल भी दलित के लिए नहीं थे। तो ये तमाम तरीके के अपलिफ्टमेंट गांधी जी ने यहाँ पे करना शुरू करे, ठीक है। उन्होंने हरिजन की कॉलोनियों को खुद साफ भी किया है, अपना आश्रम भी उन्होंने नो कास्ट फीलिंग के ऊपर ही डेवलप किया था, ठीक है। तो आश्रम भी उन्होंने इसी के बेसिस पे बनाया था, ठीक है। उन्होंने अपर कास्ट हिंदूज से भी अपील की कि आप लोग जो है इन ह्यूमन प्रैक्टिस जो इन अनटचेबिलिटी की है उसको छोड़ दीजिए, क्योंकि ये किसी भी तरीके से इनह्यूमन है, पूरी तरीके से अनह्यूमन है। अब गांधी जी भी अनटचेबिलिटी को सपोर्ट कर रहे हैं, अंबेडकर भी अनटचेबिलिटी को सपोर्ट कर रहे हैं, फिर भी इन दोनों के बीच में डिस्प्यूट क्यों है?
गांधी वर्सेस अंबेडकर अगर लिखा तो एक बहुत बड़ा शब्द आपके सामने लिखा है। तो इन दोनों के बीच में डिस्प्यूट क्यों है? इन दोनों के बीच में डिस्प्यूट इसलिए है क्योंकि गांधी जी का मानना था कि जो अनटचेबिलिटी है वो अनटचेबिलिटी दलित को अलग करके समुदाय से नहीं पाई जा सकती। अंबेडकर का मानना था कि हिंदू समुदाय में अनटचेबिलिटी हमेशा रहेगी, वो कभी भी खत्म नहीं होगी, तो सारे के सारे दलित को एक अलग से रिप्रेजेंटेशन मिल जाना चाहिए। ब्रिटिशर्स ने इसका फायदा उठाते हुए अलग से रिप्रेजेंटेशन दे दिया। किसको? दलित को। ठीक है, दलित को मैकडोनाल्ड अवार्ड बोला जाता है उसको, उस समय में एक आया मैकडोनाल्ड अवार्ड। ठीक है, मैकडोनाल्ड अवार्ड ने क्या करा, जैसे 1909 में अलग से सेपरेट रिप्रेजेंटेशन मुस्लिम को मिल गया था, वैसे ही उस समय मैकडोनाल्ड अवार्ड 1932 में आता है और सेपरेट इलेक्टोरेट किसको मिल जाता है? दलित को मिल जाता है। इसलिए गांधी जी और अंबेडकर में विरोधाभास हो गया था। ठीक है, दोनों एक दूसरे के अगेंस्ट हो गए थे। गांधी जी जो चाहते थे वो नहीं चाहते थे कि हिंदूज के अलग दलित को ले जाके और उनको समझा जाए। ठीक है, लेकिन अंबेडकर इनको अलग करना चाहते थे। अंबेडकर चाहते थे इनका रिप्रेजेंटेशन ऐसे ही होगा जब तक इनको सेपरेट रिप्रेजेंटेशन नहीं मिलता। तो सेपरेट इलेक्टोरेट की डिमांड लगातार गांधी जी करते रहे। ठीक है, 1932 में क्या हुआ, फिर पूना पैक्ट हुआ। सितंबर 1932 में लोगों ने अंबेडकर को समझाया कि नहीं भाई, मैकडोनाल्ड अवार्ड को मत एक्सेप्ट करो, मत एक्सेप्ट करो, मत एक्सेप्ट करो। तो इसको नहीं एक्सेप्ट किया गया और पूना पैक्ट हो गया, क्योंकि गांधी जी कहाँ चले गए थे? फास्ट अनटू डेथ। ठीक है, गांधी जी ने बोला जब तक ये वापस नहीं हो जाता है, अंबेडकर मेरी बात को नहीं मान लेते हैं, तब तक मैं हड़ताल करूंगा, भूख हड़ताल करूंगा। ठीक है, तो ये सारे के सारी चीजें हमने बाद में देखा कि नेशनलिज्म की जब फीलिंग धीरे धीरे लोगों के अंदर डेवलप होना शुरू हो गई, तो कुछ पिक्चरल फॉर्म में भी, कुछ इमेजेस के फॉर्म में भी लोगों ने उस फीलिंग को समझा। ठीक है, कुछ लोगों ने स्लोगन में, जैसे वंदे मातरम, इनकलाब जिंदाबाद, ऐसे भी फीलिंग को समझा और लोग जुड़ते चले गए। कुछ लोगों ने इमेजेस देख देख के अपनी फीलिंग को बयां करा, उसके साथ में जुड़ते चले गए। जिसमें एक सबसे पॉपुलर पेंटिंग है वो है भारत माता की इमेज। भारत माता की इमेज बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा क्रिएट की गई थी। ठीक है, अमीन्द्रनाथ टैगोर ने इस पेंटिंग को बनाया था। ठीक है, अमीन्द्रनाथ टैगोर ने इस पेंटिंग को बनाया था। ठीक है, इस पेंटिंग को अगर हम लोग देखें तो एक सन्यासिनी का लुक दिखता है हमको उसमें। ठीक है, बहुत ही काम, पेशेंस, डिवाइन और स्पिरिचुअल फॉर्म की वो पेंटिंग थी। ठीक है, और उसमें एक नेशनलिज्म के प्रूफ को देने की कोशिश की गई है। ये आप देख सकते हैं इसके अंदर अगर आप लोग देखोगे भारत माता की पेंटिंग के अंदर, तो भारत माता एक बहुत ही स्पिरिचुअल सन्यासिनी की फॉर्म में खड़ी हुई हैं और इनके हाथों में जो है तमाम तरीके की वो वस्तुएं हैं जो वस्तुएं किसी की भी बेसिक नेसेसिटीज़ के लिए ज़रूरी हैं। जैसे कुछ रिसोर्सेज भी हैं, कुछ आप देख सकते हो कि अनाज वगैरह भी है और तमाम ऐसी चीज़ें इनके हाथ में इस तरीके से दर्शाई गई थी। ठीक है, वंदे मातरम बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, ठीक है, जो भारत माता के बारे में कहीं ना कहीं इसके बारे में वंदे मातरम का यही पूरा का पूरा स्लोगन चला है। हमने आगे तक इस सब चीज़ों को देखा। ठीक है, बाद में ये आनंद मठ के अंदर इन्वॉल्व भी हो गया था। ठीक है, वंदे मातरम भी हम लोग ने देखा। ठीक है, तो इस तरीके से हमने देखा कि बाद में फिर नेशनल फ्लैग, मैंने बोला ना तमाम तरीके के सिंबल्स को भी यूज़ किया जाता था, तो उसमें एक सिंबल भी था, वो सिंबल क्या था? नेशनल फ्लैग। नेशनल फ्लैग के सिंबल को भी यूज़ किया गया स्वदेशी मूवमेंट के दौरान भी, और बाद में गांधी जी के तमाम मूवमेंट के अंदर स्वराज फ्लैग भी, स्वराज मूवमेंट के समय, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के समय और तमाम ऐसे मूवमेंट के समय में फ्लैग्स भी लगातार बनाए जाते हैं। पहले देखो फ्लैग हम लोग का ये होता था, बाद में फ्लैग हम लोग का ये हुआ और फाइनली कन्वर्ट हो गया जो आज के समय का हम लोग का फ्लैग। ठीक है, और बाकी सारी चीज़ें इस तरीके की आप लोग को देखने को मिलेगी। ठीक है, तो आज का जो लेक्चर था हम लोग का किसके बारे में था? नेशनलिज्म इन इंडिया। नेशनलिज्म इन इंडिया को हम लोग ने बहुत डिटेल में बात करा। डिटेल में हम लोग ने लगभग 1870 से इसकी बात कर ली है कि फॉर्मेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस के बाद से लेके कब तक और अभी जो हम लोग हैं सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के बाद में पूना पैक्ट वगैरह, इन सारी चीज़ों को समझ चुके हैं। अब फ्रीडम स्ट्रगल का एक थोड़ा सा फेज है जो कहीं ना कहीं गांधीयन एरा के अंदर आएगा। नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग कहीं ना कहीं उसकी बात भी करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू सो मच, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।